आज की कक्षा में हम बीए फर्स्ट ईयर के हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में कबीर के प्रश्न देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की लिस्ट मैंने यहाँ बनाई है और इन प्रश्नों के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा उत्तर का तरीका भी बता देती हूँ। परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, देखो। पहला, कबीर वाणी के डिक्टेटर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस कथन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अब इस उत्तर को लिखने से पहले अपने को देखो, डिक्टेटर क्या होता है। डिक्टेटर किसे कहते हैं? डिक्टेटर अंग्रेजी का शब्द है। इसका हिंदी में अर्थ तानाशाह होता है, यानी जोर जबरदस्ती से उसके ऊपर अधिकार करना। वाणी का अर्थ क्या होता है? आवाज, भाषा। तो इस पंक्ति का ही अर्थ होता है, इस कथन का ही अर्थ होता है कि भाषा पर कबीर का पूरा अधिकार थे। वे जो भी भाव, जो भी विचार जिस तरह से व्यक्त करना चाहते थे, उसी प्रकार की भाषा उनके साथ में प्रयोग होती थी। तो यह आपको केवल समझाने के लिए है, उत्तर आपको खुद लिखना है। इसका भूमिका बना लेनी है आपको इसकी। जैसे जहाँ जैसी भाषा प्रयोग करना चाहते थे, सरल हो, अलंकारिक हो, प्रतीकात्मक हो, वैसी ही भाषा वो अपने काव्य में ला सकते थे। इस प्रकार की आपको इसमें भूमिका बना लेनी है। और कबीर की काव्य भाषा का टॉपिक लगा कि भाषा की मुख्य विशेषताएं क्या थी। जैसे मिश्रित भाषा थी। मिश्रित भाषा कौन सी? जैसे कि अपने कक्षा में पढ़ा था, इनकी भाषा ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी, इन भाषाओं का मिश्रण था, है ना। तो इन भाषा, ये टॉपिक लगा देना है आपको। मिश्रित भाषा प्रभावपूर्ण थी और इनकी भाषा अर्थ की गंभीरता लिए हुए थी। तो इनको टॉपिक कैसे लगाना है? सबसे पहले लगाना है अपने को मिश्रित। और मिश्रित भाषाओं में सबसे प्रमुख भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली थी इनकी, है ना। कहीं ब्रज थी। तो इस प्रकार की इन्हें पॉइंट लगा के आपको इसमें लिख देना है। दूसरा पॉइंट अपने को लगाना है प्रभावपूर्ण। कबीर की भाषा की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनके जो शब्द थे, उनके दोहे थे, वो पाठक के हृदय पर गंभीर चोट करते थे। चाहे वो पढ़ने वाला हो, चाहे अनपढ़ सुनने वाला हो, तो उनकी भाषा, है ना, भावों की गंभीरता ली हुई थी। इस प्रकार आपको लिखना है। जैसे कि आपको कक्षा में बताया था कि पॉइंट लगा के उस पॉइंट का अर्थ लिख के और उनकी भूमिका लिखे, उस नीचे एक दो अपने को दोहे भी लगा देने हैं। हर पॉइंट में कम से कम आपके एक दोहा होना चाहिए। अगला पॉइंट देख लो, जनभाषा। कबीर की भाषा जनभाषा थी। मैंने आपको बताया था कि कबीर जो है तीर्थाटन करते थे, देशाटन करते थे, यानी विभिन्न देशों में घूमते थे, विभिन्न क्षेत्रों में घूमते थे, देशों में नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में घूमते थे। देखो, उस समय एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी एक राज्य से दूसरी जगह जाना ही उस समय मध्यकाल में देशाटन कहा जाता था। आज तो अपन एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, उसे कहते हैं देशाटन, है ना। लेकिन उस समय एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना ही देशाटन कहलाता था। तो जिन जिन क्षेत्रों में गए, वहाँ की भाषा का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया और उसी भाषा को अपने साहित्य में इन्होंने समावेश कर लिया। आगे का देखो, स्वच्छंदता की प्रवृत्ति थी इनकी भाषा में। विशाल शब्द भंडार है। व्याकरण संबंधी भी दोष है इनमें। अलंकारों का सहज प्रयोग है। इस प्रकार के आपको इस पहले प्रश्न में पॉइंट लगा देने हैं। दूसरा है, कबीर के काव्य की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है? एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। कबीर के काव्य की वर्तमान में प्रासंगिकता, जैसे मध्यकाल में जो राजा लोग थे, उच्च वर्ग थे, वो अन्य धर्मावलंबियों को किस प्रकार, है ना, जोर जबरदस्ती से अपने धर्म में समावेश कर लेते थे। एक तो ये, दूसरा जो पंडित लोग थे, मुल्ला लोग थे, मौलवी थे, वो लोग, है ना, किस प्रकार मंदिरों मस्जिदों में लोगों को नहीं घुसने देते थे, उनके साथ में किस प्रकार भेदभाव करते थे, जातिगत भेदभाव। इन सब समस्या, ये सब सारी समस्या उस समय भी थी, आज भी व्याप्त है। इनको आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तीसरा है, संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है, कथन की समीक्षा कीजिए। संत काव्यधारा का प्रतिनिधि, देखो, भक्ति काल में को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फिर से 4 भागों में बांटा था: सूफी काव्यधारा, संत काव्यधारा, प्रेम काव्यधारा और ज्ञान काव्यधारा। तो संत काव्यधारा का प्रतिनिधि है कबीर, प्रवर्तक नहीं है। प्रतिनिधि और प्रवर्तक में आपको थोड़ा अंतर जान लेना है। प्रवर्तक तो होता है प्रारंभ करने वाला, प्रतिनिधि होता है उस काव्यधारा की सारी विशेषताएं
इस एक कवि में है। कैसे? जैसे संत काव्य धारा का प्रारंभ करने वाला तो है महाराष्ट्र के नामदेव, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कबीरदास, जो कि नामदेव की बहुत बाद में आते हैं। तो भारतीय संत काव्य धारा की जितने भी विशेषता है, जैसे नारी सम्मान, नाम स्मरण की महिमा, सतगुरु की महिमा, ऐसी जो संत काव्य धारा की सारी विशेषताएं थी, वैसे तो अन्य संत कवियों में भी थी, जैसे दादू दयाल, रैदास, लालदास, संत पीपा, धन्ना, इन अन्य कवियों में भी संत काव्य की जो विशेषताएं थी, कौन सी? सतगुरु की महिमा करना, नाम स्मरण पर बल देना, जाति पाति का विरोध करना, बाह्य आडंबरों का विरोध करना। लेकिन सारे कवियों में जितनी कबीरदास के काव्य में विशेषताएं आती है, वो उतने अलग अलग कवियों में निकल कर नहीं आती है। कोई सी विशेषता किसी एक कवि में रह जाती है, तो कोई सी विशेषता एक कवि में ज़्यादा रह जाती है। ये सारे कवियों को मिलाकर एक संत काव्यधारा की विशेषताएं निकालते हैं, ठीक है। कबीर, संत रैदास, मलुकदास, दादू दयाल, गुरु नानक, ठीक है, इन सब को मिलाकर हम संत काव्यधारा की विशेषता निकालते हैं। तो इन सारे कवियों की विशेषताएं एक तरफ हो जाती है और एक कबीर की विशेषता एक तरफ हो जाती है। यानी कबीर के काव्य में वह सारी विशेषताएं मौजूद हैं जो इन सारे कवियों के काव्य में अपने को देखने को मिलती है। अगर अपन संत काव्य धारा की विशेषताएं पढ़े, जैसे अभी मैंने बताया अलग अलग विशेषताएं, सतगुरु की महिमा, नाम स्मरण, जाति पात का विरोध, बाह्य आडंबर का विरोध, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना, ये सारी विशेषताएं अपने को केवल कबीर एकमात्र ऐसा कवि है जो कबीर के काव्य में पूरी तरह से अपने को देखने को मिलती है। अन्य कवियों में जैसे दादू दयाल है, नानक है, इनके काव्य में पूरी विशेषताएं देखने को नहीं मिलती। अब केवल कबीर में सारे संत काव्य धारा की विशेषताएं मिल जाती है, इसलिए कबीर को संत काव्य धारा का प्रतिनिधि कहते हैं, प्रवर्तक नहीं कहते। इस आधार पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। कथन की समीक्षा कीजिए, इसमें आप अंतर देख लो एक बार। दूसरे क्वेश्चन में है आलोचनात्मक लेख लिखिए, जबकि तीसरे में मैंने लिखा है समीक्षा कीजिए। कहीं भी आलोचनात्मक शब्द आ जाए, वहाँ अपने को पूरे जो भी रचनाकार होता है या जो भी प्रश्न जिसके बारे में पूछता है, उसके बारे में अपने को सारा आपको जितना ज्ञान है, जितने भी आपको उसके बारे में याद है, वो सारा उसमें लिख देना है, ठीक है। इसके बाद में अगर समीक्षा आती है, तो समीक्षा में क्या होता है कि एक दो, जैसे कबीर है तो कबीर के बारे में कौन सा विद्वान क्या कहता है, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको वाणी का डिक्टेटर कहा है ना, रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सद्दुकड़ी कहा है। इस प्रकार के जो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कबीर को मध्यकाल का प्रथम क्रांतिकारी पुरुष कहा है। तो ऐसे कुछ विद्वानों की एक आधी परिभाषा अपने को समीक्षा वाले क्वेश्चन में जोड़ देनी है। समीक्षा का अर्थ ही होता है कि दो विद्वान इनके बारे में क्या क्या कथन या क्या क्या विचार रखते हैं, वो अपने को समीक्षा वाले प्रश्न में जोड़ देनी है। आलोचनात्मक लेख में अपने को जितना आपको नॉलेज है उतना ही आपको इसमें लिख देना है। कौन सा विद्वान क्या कहता है उसको अपने को नहीं लिखना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कबीर कवि कम समाज सुधारक अधिक थी। खूब आपको बताया गया है कक्षा में। कबीर की काव्यगत प्रवृत्तियों का निरूपण कीजिए। तो कबीर की, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, मैंने लगा दिया है कि ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकता है। कबीर के काव्य की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। काव्यगत विशेषताएं वही, कैसे इनकी भाषा थी, प्रतीकों का प्रयोग, और वो जो संत काव्यधारा की सारी विशेषताएं हैं वो इसमें आ जाएगा, है ना। छठवां है कबीर की भक्ति भावना को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब इस भक्ति भावना वालों में वो हो जाएगा दार्शनिक विचार, रहस्यवाद, है ना। पहले नारी को सम्मान नहीं देते, बाद में यही स्वयं आगे चलकर नारी स्वयं ही नारी का रूप धारण कर लेते हैं और नारी को ही संसार के सर्वस्व मानते हैं। इस प्रकार सतगुरु की महिमा, ये जो है ज्ञान की महिमा और बाह्य आडंबर का विरोध, नाम स्मरण की महिमा, ये सारी इसमें भक्ति भावना में आ जाएगी। रहस्यवाद, कुल मिलाकर दार्शनिक विचारों का इसमें समावेश हो जाएगा। ये हो गया आपका कबीर। अभी जस्ट आपके जायसे वाला भी डाल देती हूँ।